हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज और यह पार्ट नंबर 60 रहेगा। पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग आपका 30% लाना है जेएसएससी सीजीएल वालों के लिए। बाकी सब एग्जाम में भी ये लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको दे चुका हूँ टाइम टू टाइम, उससे आइडिया मिलता रहेगा किस तरह से क्वेश्चन आता है। एसआई के एग्जाम हो, एक्साइज के एग्जाम हो या फिर स्टेनो का एग्जाम हो, सब में ये लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, जिसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें क्योंकि इससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को देखकर चले जाते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो ये चाहिए ही चाहिए मुझे। बाकी पेपर 3 का जो मटेरियल आपको मिल रहा है शाम के लेक्चर में, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कहने की कोई बात नहीं है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस टू मेक अ कोहेरेंट पैराग्राफ। सेंटेंस को अरेंज करना ताकि एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन जाए। ये झारखंड में हाल ही में एक स्कीम लॉन्च हुआ था, तो मैं उसको एक पैराग्राफ बना दिया हूँ, तो उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया गया है। तो इसको देखिए, बनाइए। ओके, द सीएम विल सी द ग्राउंड सिचुएशन इन द स्टेट एंड विल टेक फर्दर एक्शन। कभी भी आप लोग पढ़ते हैं पैराजम्बल, तो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कीजिए। दिस इज द वेलकम स्टेप ऑफ द सीएम एंड मस्ट बी अप्रिसिएटेड। एक दूसरा सेंटेंस है, द झारखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, आपकी सरकार आपके द्वारा स्कीम रिसेंटली, हाल ही में ये जो योजना झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट वॉज लॉन्च टू इंटरेक्ट विद द पीपल डायरेक्टली ऑन कंप्लीटिंग 3 years ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का 3 साल पूरा हुआ था, उसके उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया है। तो पहला सेंटेंस देखिए मिलेगा, झारखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च, एक योजना को लॉन्च किया जा रहा है। तो लॉन्च करने से आप ले जा सकते हैं कुछ ही शुरुआत हो रहा है, तो सेंटेंस आर बन सकता है पहला सेंटेंस। तो उसके बाद इस योजना के बारे में देखिएगा, सब अच्छा से डिटेल में सब सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा तो पता चलेगा कि इस योजना के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन इस वाला पार्ट में दिया गया है। क्यों कि द झारखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, आपकी सरकार आपके द्वारा स्कीम रिसेंटली, इट वाज लॉन्च बोला जा रहा है, लॉन्च किया गया है। अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो लॉन्च क्यों किया गया है, तो इसका मतलब आर के बाद इस वाला पार्ट आएगा। इंटरेक्ट विद द पीपल डायरेक्टली टू ऑन कंप्लीटिंग 3 years ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का 3 साल पूरा हुआ था, उसके उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया। उसके बाद देख लीजिए, 2 ऑप्शन आप लोग देख लेते हैं, तो कम से कम ऑप्शन को देखा कीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, तो डी नंबर आ चुका है। उसके बाद देखिए पी वाला ही पार्ट आएगा, द सीएम विल सी द ग्राउंड सिचुएशन इन द स्टेट एंड विल टेक फर्दर एक्शन। तो आपको पता होगा कि सीएम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोगों से बात कर रहे हैं कि ग्राउंड का रियलिटी क्या है, किस तरह से विकास चल रहा है, किस तरह का योजना है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है स्टेट में, तो उसका जानकारी सरकार लेना चाहता है ताकि फिर से योजना को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके, या कोई दिक्कत हुआ तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो इस तरह का चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आगे देखिए, तो सीएम जैसे सी करेंगे, सी करना मतलब देखना नहीं होता है, इसका मतलब होता है उसमें तहकीकात करना, जानना समझना। दिस इज द वेलकम स्टेप ऑफ द सीएम एंड मस्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि ये सब जो सारा जो काम कर रहे हैं सीएम, वह वेलकम स्टेप है, तो इसको लास्ट में ही रखना पड़ेगा क्योंकि तो फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। उसके बाद सीएम क्या कर रहे हैं उसके बारे में जो है पार्ट नंबर पी ऐड किया। उसके बाद जब कुछ चीज़ किया जा रहा है तभी तो प्रोसीड कीजिएगा, तो सीएम के काम को प्रोसीड कीजिए आप लोग पार्ट नंबर क्यू में, तो आर एस पी क्यू ही सही ऑर्डर होना चाहिए। तो इस तरह से था, एक झारखंड में भी स्कीम लॉन्च हुआ था, तो उसी पर मैं एक बना दिया पैराग्राफ। ओके, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और यहाँ से जितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सब खुद से बनाया गया है, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन। द मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एट JSCA स्टेडियम इन रांची डैश ऑन DD नेशनल। क्या डिज्नी नेशनल पे आया था या मैच या नहीं आया था? मैं तो मैच देख भी नहीं पाता हूँ आप लोगों के चक्कर में, आप लोगों का कृपा दृष्टि बना हुआ है ना, तो मैं मैच देख भी नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं रहता है। द मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रांची में इसको हुआ था। तो क्या होना चाहिए, वाज ब्रॉडकास्टेड, वेयर ब्रॉडकास्टेड, वाज ब्रॉडकास्ट या फिर इज ब्रॉडकास्ट। तो देखिए इज ब्रॉडकास्ट का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि अब किया जा चुका है, तो पास्ट का सेंस यह मिल रहा है आपको, तो इज कट गया। और एक क्वेश्चन आइए बताइए कि मैच के बारे में बात करें तो वेयर तो नहीं लगेगा, इतना तो कॉमन सेंस है कि द मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। कभी भी बिटवीन क्या है, एक जो है प्रीपोजिशन है, कभी भी एक से ज़्यादा जो है अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो उसको जो है सब्जेक्ट पर ढूंढा कीजिए। तो द मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, हम लोग इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मैच के बारे में। तो रूट वर्ड यहाँ पे मैच हो गया, तो जो कि एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब आएगा। तो वेयर ब्रॉडकास्ट को हम लोग भी काट सकते हैं, तो बी और डी तो कट चुका है, बाकी कहानी है वाज ब्रॉडकास्टेड का और वाज ब्रॉडकास्ट का। तो एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो कास्ट होता है, कास्ट एक वर्ब भी है, तो कास्ट का ना तीनों फॉर्म में सेम होता है, कास्ट कास्ट कास्ट। तो इसके पहले अगर ब्रॉडकास्ट भी लग जाए ना तो ही ब्रॉडकास्ट ही रहता है, तो ब्रॉडकास्ट बोले या फिर इसको ब्रॉडकास्ट बोलें या फिर इसको ब्रॉडकास्ट बोलें, सब जो है V1 फॉर्म में, V2 फॉर्म में और V3 फॉर्म में, सब सेम फॉर्म में एज इट इज रहता है, चेंज होता ही नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि कास्ट को कास्टेड कर दें, गलत बात है। कास्ट जब कास्ट वर्ब के सेंस में जब यूज होता है तब जो है उसको V1 V2 और V3 सब में सेम रूप में लिया जाता है। तो इस तरह से ब्रॉडकास्टेड एक वर्ड होता ही नहीं, इस तरह से बोल सकते हैं। तो वाज ब्रॉडकास्टेड सही आंसर होगा, या क्वेश्चन पास्ट में बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, ब्रॉडकास्टेड नहीं ब्रॉडकास्ट होता है। ओके ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हुंड्रू फॉल इन झारखंड इज मेड ऑन द पाथ ऑफ सोनरेखा रिवर। तो पता होगा ये चीज़, जीके भी कुछ कम्प्लीट हो रहा है, 7 से 8 तो जीके भी कम्प्लीट करा दूंगा। तो ऐसे इंग्लिश पढ़िएगा ना तो हमसे पढ़िएगा तो खासकर से ये तो फायदा होने ही वाला ही है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चलते चलते कुछ दे दिया जाए, क्योंकि होता क्या है ना कि क्वेश्चन के माध्यम से पढ़िएगा ना तो आपको इधर भी कंप्लीट होते चलेगा, तो अच्छा तरीका होता है। फालतू के राम से हम नहीं किया उसको किया, क्या मतलब बनता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बनाओ कि लोग पढ़ भी ले और कुछ याद भी हो जाए, आम काम गुटली का दाम। द हुंड्रू फॉल इन झारखंड इज मेड ऑन द पाथ ऑफ सोनरेखा रिवर। किसको किसको याद आ रहा है कि मैं क्या बताया था रिवर को लेकर? अगर इसका नहीं बना पा रहे हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा आप पर। कितने बार बता चुका हूँ कि नदी के रास्ता के लिए पाथ का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं? कोर्स का, ठीक है। तो कोर्स का यूज किया जाएगा नदी के रास्ता के लिए, न कि पाथ का। तो पाथ वाला पार्ट सी है तो उसमें एरर हो गया, समझ लीजिएगा। तो ये एक हुंड्रू फॉल भी है और सोनरेखा रिवर बना हुआ है, तो भी जी के कम्प्लीट हो गया। ऐसे तो सारा झारखंड के स्टूडेंट को पता ही रहता है। नेक्स्ट है इंप्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट को। द बुढ़ा घाघ इज वन ऑफ द हायर वाटरफॉल इन इंडिया। किस पार्ट में एरर है? वन ऑफ द हाई, वन, अरे भाई क्या करके रखा हूँ, अच्छा इंप्रूव करना है। वन ऑफ द हाई, वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ हाईएस्ट है सिर्फ, और वन ऑफ द हाईएस्ट इसमें, और नो इंप्रूवमेंट नीडेड है। ध्यान देखिएगा, इसमें द है, इसमें द नहीं है। द वाला पार्ट सही होगा। अब ध्यान दीजिए, वन ऑफ के बाद ना आप लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं वन ऑफ के बाद, क्योंकि आपको शो करना होता है उनमें से एक है, तो भी हाईएस्ट में से एक है, तो हाईएस्ट में से एक करने के लिए हमको सुपरलेटिव डिग्री का सेंस देना पड़ेगा। और आर्टिकल द भी इसके पहले छोड़ के मत आइएगा, आर्टिकल द भी लगेगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। बुढ़ा घाघ के बारे में बात किया जा रहा है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, देख लो, भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, हाइट 123 मीटर है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन 5 करेक्टली पूछा गया आपसे, बाकी सारा वर्ड इसमें इनकरेक्ट है, एक ही करेक्ट है, तो उसको चूज करना है। सेक्रेटरी लिखा हुआ है, स्टेशनरी लिखा हुआ है, मशीनरी और पॉटरी। कौन सा सही है इसमें? इसमें स्टेशनरी है, सही वर्ड देखने को मिलेगा। आपको अगर डाउट लग रहा है कि स्टेशनरी में STATIONARY होता है तो आप बिल्कुल सही है, ए भी वर्ड होता है। दोनों का अर्थ में अंतर है। स्टेशनरी मतलब होता है, आप लोग देखिएगा, ये होता है पठन पाठन की सामग्री, यानी कि अगर बोल सकते हैं जो आप लोग रीड और राइट करते हैं उससे रिलेटेड वर्ड, ओके। तो रीडिंग से जो रिलेटेड सामान होता है उसको पठन पाठन की सामग्री बोला जाता है। और ए स्टेशनरी जो होता है ना सर, रेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोग जो फिजिक्स में पढ़े हैं रेस्ट और मोशन, तो वहाँ पे स्टेशनरी मतलब रेस्ट होता है। तो ए स्टेशनरी का मतलब रेस्ट होता है, और ए स्टेशनरी का मतलब होता है जो पठन पाठन की सामग्री होता है, यानी कि रीडिंग आइटम्स, ओके। या स्टडी मटेरियल बोल सकते हैं आप लोग, अच्छा रहेगा कि स्टडी मटेरियल इसको बोला जाए। बाकी सारे वर्ड्स को देखते हैं। सेक्रेटरी में लास्ट में यहाँ पे ERY लगेगा, सेक्रेटरी में। मशीनरी में लास्ट में ERY लगेगा, और पोट्री में यहाँ पे भी ERY लगेगा। तो इसमें एरर था, सबको देख लीजिएगा। पोट्री एक सिंगुलर नाउन है, इसको ध्यान रखिएगा, पोट्री एक सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल आप लोग नहीं बनाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो स्टेशनरी को देख लीजिएगा, दोनों स्टेशनरी में अंतर पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक संथाली एज वेल एज मुंडारी एंड नागपुरी लैंग्वेजेज डैश टू ऑस्ट्रोएशियाटिक ग्रुप। क्या होना चाहिए यहाँ पे? संथाली के साथ एज वेल एज एक शब्द लगा हुआ है, उसके बाद मुंडारी एंड नागपुरी लैंग्वेज के बारे में बात किया जा रहा है। इज बिलोंग या फिर बिलोंग्स टू है, बिलोंग टू या फिर आर बिलोंग्स, क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे संथाली एज वेल एज शब्द लगा हुआ है, सब पैरेंथेटिकल वर्ड्स है। तो इसके साथ में कभी भी मैं बताया था कि एज वेल एज हो, या विथ हो शब्द हो, एलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, हेल्प्ड बाई हो, अकम्पनीड बाई हो, ओके। तो ये सब अगर शब्द देखने को मिलता है तो क्या करना है, तब जो है आपको वर्ब जो लेना है वह फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है, न कि उसके बाद वाला। तो संथाली क्या होगा, एक शब्द है ना, तो क्या है संथाली? सिंगुलर नाउन के जैसा यूज हो रहा है, तो इसका वर्ब क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें ए से एस लग जाता है, तब जाकर वर्ब सिंगुलर बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, वर्ब में ए से एस लगेगा तब जाकर सिंगुलर बनता है। तो बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो संथाली एज वेल एज मुंडारी एंड नागपुरी लैंग्वेजेज बिलोंग्स टू ऑस्ट्रोएशियाटिक ग्रुप। सबको याद रखिएगा, संथाली, नागपुरी और मुंडारी सब ऑस्ट्रोएशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ये भी जी के कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से अगर बनाया जाए ना तो आप लोग को मतलब बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। चलते चलते पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। एक्टिव पैसिव में बदला जाए जरा। रजी अहमद रोट द बुक द सीक्रेट ऑफ प्लामो फोर्ट। ये बुक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भले ही एक्टिव पैसिव में है बट ये बुक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रजी अहमद कौन सा बुक लिखे हैं? द सीक्रेट ऑफ प्लामो फोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो क्या लिखे हैं? तो एक बुक लिखे हैं जिसका नाम द सीक्रेट ऑफ प्लामो फोर्ट है। तो ऑब्जेक्ट को उठाया जाए, सब्जेक्ट बनाया जाए। पहले तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करूँगा। क्या करूँगा? पहले मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करूँगा क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता है। यहाँ पे रोट लिखा हुआ है, तो यहाँ किसका ट्रांसलेशन वाज या वेयर में होता है ना, वाज वेयर के बाद भीतरी लगता है। प्रेजेंट टेंस दिया है तो चुपचाप मैं काट दूंगा। हैड लगा दिया यानी कि पास्ट परफेक्ट में कर दिया है तो इसको भी मैं काट दूंगा।
अब वाज बीइंग या फिर वाज को देखते हैं, वाज बीइंग भी नहीं लगता है, यह पास्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है पैसिव में। तो यहाँ पे लग जाएगा द बुक द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट वाज रिटन बाय रजी अहमद, यही सही इसका आंसर हो जाएगा। द बुक द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट को उठाया जाए, इसको सब्जेक्ट बनाया जाए। ये सब्जेक्ट आपको सिंगुलर है तो उसके अनुसार वाज आएगा, बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब। उसके बाद यहाँ पे भी3 लगेगा, उसके बाद बाय, उसके बाद जो एजेंट है वह काम करेगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से इसका पैसिव बन गया। पास्ट इंडेफिनिट का यह वाक्य था जिसका वाज वेयर प्लस भी3 होता है, पैसिव वॉइस। वन हु इट्स अलॉट, जो बहुत ही ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? गवर्नमेंट, स्ट्राइक, ग्रुप या फिर ग्लूटन। तो देखिए एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है ना उसको ग्लूटन बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन होता है, मतलब ज़्यादा खाता नहीं है, वो खाने का शौकीन होता है, उसको गवर्नमेंट बोलता है, गवर्नमेंट बोला जाता है। खाने मतलब उसका ना जीभ जैसे लपलपाते रहता है कि अलग अलग फूड को टेस्ट करें, समझ रहे हैं, उसको गवर्नमेंट बोला जाता है। स्ट्राइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है वन हु इज क्या बोलना चाह रहा था, हाँ, हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, जिसको ज़्यादा दुख में भी और ज़्यादा सुख में भी उतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, यानी कि शांत सब टाइप का रहता है, उसको स्ट्राइक बोला जाता है। ग्रुप मतलब एक गटर भी होता है ना, ग्रुप मतलब, और भी सारे बहुत मीनिंग होता है इसका। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, विलफुल, अनटिल, टिल या फिर गवर्नर। गवर्नर का स्पेलिंग देख लीजिएगा, बहुत लोग गलती लिखते हैं ना, इसको मैं देखा हूँ कि GOVERNER कितने जगह लिखा जाता है, लास्ट में ई नहीं ओ होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, ओके ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, ध्यान रखिएगा। तो गवर्नर का लास्ट में भी ओ होता है। यहाँ पे जो गलत वर्ड है वह विलफुल है ना, बाकी सारा वर्ड सही है। विलफुल मैं आपको पहले ही बताया था, विल में जो होता है लास्ट में सिंगल एल होता है, ये विलफुल मतलब जिद्दी होता है, और स्टबर्न बोल सकते हैं, स्टबर्न, विलफुल जिद्दी। ऑब्स्टिनेट भी एक वर्ड याद रख सकते हैं, OBSTINAT, ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब भी होता है हठी। तो आंसर हो गया विलफुल। विलफुल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, अनटिल का सही है, डबल एल नहीं होता है, टिल में होता है जबकि, और गवर्नर में लास्ट में ओ होता है, ई नहीं। गेट ऑन द नॉब्स, गेट ऑन द नॉब्स एक इडियम है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? टू बी इरिटेंट, टू लॉस कॉन्फिडेंस, टू बिकम वेरी सेंसिटिव या फिर टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली। एसएससी का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो एक लर्नर्स गाइड एसएससी चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, अगर देखिए अगर फायदा होगा तो। ज़्यादा जुड़ेंगे तब नया चैनल है, ज़्यादा लोग तो है नहीं, 20 या 22 होंगे उतना ही के आसपास होंगे शायद, तो नया चैनल है तो आप लोग जुड़ सकते हैं अगर एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो लोग जुड़ेंगे तो मैं भी उस पर भी थोड़ा सीरियसनेस दिखाऊंगा। तो अभी तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो कभी कभी उसको अपडेट कर देता हूँ, ओके, उतना टेंशन लेके नहीं चलते हैं। गेट ऑन द नॉब्स, गेट ऑन द नॉब्स का मतलब क्या होता है? टू बी एन इरिटेंट, टू लॉस कॉन्फिडेंस, टू बिकम वेरी सेंसिटिव या फिर टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, टू बी एन इरिटेंट। तो गेट ऑन द नॉब्स का मतलब होता है किसी चीज़ से इरिटेट हो जाना, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। एक और मैं साथ में इडियम आपको बताता हूँ, टू रब समवन इन रॉन्ग वे। अगर इस इडियम का मतलब से पूछेगा तो बोल दीजिएगा इसका मतलब ये होता है इरिटेट करना, किसी को एनवाय करना, ओके। टू रब समवन इन द रॉन्ग वे, यानी सोचिए किसी को आप गलत तरीके से रगड़ रहे हैं, इसका मतलब उसको एनवाय कर रहे हैं, इधर कभी छेड़ रहे हैं, इधर कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे छेड़ रहे हैं, इसका मतलब किसी को एनवाय कर रहे हैं, तो वो भी होता है टू रब समवन इन द रॉन्ग वे। तो गेट ऑन द नर्व्स का मतलब होता है टू बी एन इरिटेंट, ठीक है, किसी से चिड़चिड़ा हो जाना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ब्रूटिलिटी लिखा हुआ है, सही स्पेलिंग इसका और डी हो जाएगा, बाकी गलत है, इसको देख लीजिएगा। BRUTA, ब्रूटल, LITY, कहीं भी देखिएगा न तो डबल टी है न तो डबल एल है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके ना, और ई भी नहीं है इसमें। तो ब्रूटिलिटी होता है, इसका मतलब होता है क्रूरता से। इसी वाला में इसको पढ़ा चुका हूँ, अच्छा वर्ड लगा तो इसको इसमें भी डाल दिया, बहुत लोग देखते तो है नहीं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपकी बार, उसमें इनकरेक्टली नहीं था, इसमें गलत हो गया ना, इसमें करेक्टली करना पड़ेगा, बाकी सारे वर्ड्स गलत हैं, यही वर्ड सही है, इसको नहीं करेक्टली वर्ड को ढूंढना था। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इलिसिट, इसका सही स्पेलिंग होगा ऑप्शन नंबर सी ना, देख लीजिएगा, आई होता है, डबल LICIT होता है इलिसिट, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। इलिसिट मतलब होता है इलीगल ना। कीप अंडर वंस हैट, कीप वंडर्स अंडर वंस हैट का मतलब है तो कोई चीज़ को सीक्रेट रखना, टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, आंसर इसका बी हो जाएगा। कोई चीज़ को सीक्रेट रखते हैं तो उसको बोलते हैं कीप अंडर वंस हैट, यानी मान लेते हैं कि किसी का हैट है, ओके, तो उसमें जैसे कोई चीज़ क्या किया हुआ, सीक्रेट रखा, मतलब हैट के अंदर रख लिया, इसका मतलब सीक्रेट रखा है, किसी को दिखा नहीं रहा है। क्वेश्चन 14 है विजिबल, इसका सिनोनिम बताना है।
सीक्रेट, एपरेंट, वेग्यू या फिर हिडन। आंसर इसका बी हो जाएगा। विजुअल मतलब होता है जो सामने आपको प्रत्यक्ष, तो एपरेंट मतलब वही होता है दूध का दूध और पानी का पानी। बाकी जितने आपको वर्ड देखने को मिल रहा होगा, सीक्रेट, वेग्यू और या फिर हिडन, सबका मतलब होता है एक तरह से छुपा हुआ ना। तो सीक्रेट बोले, वेग्यू बोले या फिर हिडन बोले, सबका मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त। तो वेग्यू मतलब ही होता है ऑस्पेट, इसको ध्यान रखिएगा। वेग्यू का एंटोनिम एक एग्जाम में पूछ चुका है, वेग्यू का मतलब होता है क्लियर ना। विजुअल का सिनोनिम हो जाएगा क्लियर, तो इसका अपोजिट तो होगा वेग्यू, समझ गए। तो वेग्यू का एंटोनिम एक क्लियर होता है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा। विजुअल मतलब होता है साफ सुथरा। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक पर्सन जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं, नेब, ओमनीसाइंट, इंटेलिजेंट या फिर ओमनी प्रेजेंट। सही आंसर इसका ओमनीसेंट हो जाएगा। एक ऐसा आदमी जो सब कुछ जानता है उसको हिंदी में इसको सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। सुने हैं नाम सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ को ही ओमनीसेंट के नाम से जाना जाता है। ओमनी प्रेजेंट होता है जो सर्वव्याप्त, जो सब जगह मौजूद है उसको बोलते हैं सर्वव्याप्त। और एक और है इसको ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट, और एक होता है ओमनीपोटेंट। इसको भी लिखे देते हैं आज, इसका भी काम तमाम कर दिया जाए। ओमनीपोटेंट, ऐसे वर्ड ओमनी जो होता है उसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहु होता है इसका मतलब हिंदी। वह बहु, ई बहु बात कर रहा हूँ, ये बहु, वो वाला बहु नहीं, पतहु नहीं बोलते हैं, पुत्र की पत्नी ये वाला बहु के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ओमनीपोटेंट मतलब होता है जो कि सब जगह, जो कि सर्वशक्तिमान हो। ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान, पोटेंट मतलब पावर होता है, आपको बताया था। तो ओमनी मतलब होता है जिसका बहुत सारा पावर हो, तो उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। तो सब तीनों वर्ड याद रखिएगा, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसेंट। और तीनों के तीनों वर्ड देखिएगा, एसएससी के अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। ओमनीप्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु नोज एवरीथिंग उसको बोलते हैं ओमनीसेंट, और वन हु इज ऑल पावरफुल उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। याद आ रहा है, इसको आप लोग अलमाइटी के नाम से भी जानते हैं। नेब का तो वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, नेब मतलब नौसिखिया होता है जिसका कोई ज़्यादा कोई चीज़ में एक्सपीरियंस ना हो, इसके इन एक्सपीरियंस के नाम से आप लोग बोल सकते हैं। वन हु एग्जामाइंस अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो एक ऐसा पर्सन जो कि एग्जामिन करता है, उसको चेक करता है कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, यानी कितना पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ऑथर, ऑडिटर या फिर इंस्ट्रक्टर। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑडिटर के बारे में तो सुने होंगे, कैग के बारे में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक आपको संविधान मेंशन है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑडिट करता है गवर्नमेंट का जितना पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो उसके बारे में वो जानकारी रखता है, तो उसको ऑडिट करना कहते हैं। और ऑडिटर मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में बोलें तो लेखा जोखा करने वाला, लेखा जोखा करता, उसको बोलते हैं ऑडिटर। तो उसी को समझ लीजिएगा। आंसर इसका सी होगा। ऑडिटर कनेक्ट कर लीजिएगा ना कैग, तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। पोस्ट भी होता है, द डॉक्टर डैश हर टू स्टॉप ईटिंग फ्राइड फूड, एडवाइस्ड, कंसिडर्ड, अरेंज्ड या फिर एक्सप्रेस। साफ से पता चल रहा है कि डॉक्टर क्या करेंगे, आपको एडवाइस या सजेशन देंगे, तो एडवाइस वर्ड होगा। बाकी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ADVIAC एक तरह का वर्ब है, जबकि ADVIC जो है से नाउन है। इस एडवाइस का मतलब सलाह होता है और उसका मतलब होता है सलाह देना, इसका मतलब यह वर्ब है, ठीक है, यह नाउन है यानी कि सलाह होता है। एक जो वर्ड है एडवाइसेस, इसको याद रखिएगा, एडवाइसेस का मतलब सूचनाएं होता है, ओके, सूचनाएं। यह जो है से गलत फहमी मत रहिएगा कि एडवाइस का यह प्लुरल है। एडवाइस का नाउन है और सिंगुलर नाउन होता है, इसको प्लुरल आप लोग नहीं बना सकते हैं। अगर नाउन नंबर पढ़े होंगे तो एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं, तो आप लोग ऐसे इसको प्लुरल नहीं बनाते हैं, एक नया वर्ड है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो है से एडवाइस को बनाया गया है प्लुरल, ये अलग वर्ड है जिसका मतलब सूचनाएं होता है, ध्यान रखिएगा। एडवाइस इसका सही आंसर हो गया। प्ले फॉर टाइम, प्ले फॉर टाइम का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग इन स्टिपुलेटेड टाइम, टू मेक एक्सक्यूज और डू थिंग्स टू गेन टाइम, टू प्ले समथिंग फॉर अ सेक ऑफ ओल्ड टाइम्स, टू प्ले म्यूजिक इन द टाइम प्रोवाइडेड। इसका आंसर ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेक एक्सक्यूजेज और डू थिंग्स टू गेन टाइम। अब किसी से बहाना करता है ना कि भाई देखो ना घर में थोड़ा सिचुएशन बन गया, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो उस तरह का जो एक्सक्यूज होता है उसको बोलते हैं प्ले फॉर टाइम। ओके, समय के साथ खिलवाड़ करना इस तरह से बोल सकते हैं, एक्सक्यूज कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा समय चाहिए। ओके, तो टू मेक एक्सक्यूजेज और डू थिंग्स टू गेन टाइम। जो ईडियम देखिएगा ना, ईडियम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर बोल सकते हैं जिसका कि वर्ड्स के जैसा उसका मीनिंग हो गया कि नहीं। जैसे लग रहा होगा प्ले फॉर टाइम मतलब है कि टाइम के साथ, टाइम के लिए खेल रहे हैं, तो इसे वर्ड से क्लियर नहीं होगा कि ऐसा मीनिंग क्या हो, मीनिंग कुछ अलग ही होता है इसका ना। तो जो वर्ड बाय वर्ड जो बोलता है उसका मीनिंग नहीं होगा, एक अलग ही मीनिंग होता है ना एक ईडियम का। ऐसा होता है कुछ ईडियम के बारे में। आई एम श्योर ही विल ग्रैब द चांस टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। इसमें कोई जरूरत नहीं है, इन्फिनेटिव यहाँ पे जरूरत चाहिए था, किस चीज़ का चांस चाहिए, तो पैसा अर्न करने के लिए, यहाँ पे इन्फिनेटिव हमको चाहिए, तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, नो सब्जेक्शन रिक्वायर्ड चला जाएगा। फिर से एक इडियम है टू ब्रेथ वंस लास्ट, यही आपको तो थंबनेल में देखे होंगे, तो यही था। टू ब्रेथ वंस लास्ट का मतलब होता है बोली कोई अंतिम सांस ले रहा है, इसका मतलब टू डाई होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा।
क्वेश्चन ये एसएससी जीडी में आ चुका है ना, कुछ क्वेश्चन इसका एसएससी जीडी का भी है, कुछ तो शुरू में देखेंगे तो खुद से बना दिया गया है, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा क्योंकि जनरल नॉलेज वहाँ से 7 से 8 कंप्लीट हो गया होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट को अगर कोई पार्ट इंप्रूव कर सकता है तो करना है, अदरवाइज नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड चला जाएगा। आउट ऑफ योर सिस्टम, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, या फिर आउट योर सिस्टम कर सकते हैं, या फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम कर सकते हैं। देखिए इसका आप लोग ना फ्रॉम और आउट ऑफ का एक साथ यूज नहीं कर सकते। फ्रॉम और आउट ऑफ का मीनिंग ना कहीं कहीं सेम ही होता है। फ्रॉम मतलब ही होता है से, या फिर आउट ऑफ का भी मतलब ही होता है से। जैसे आई गॉट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, ओके, या आई गॉट 90 मार्क्स फ्रॉम 100 मार्क्स, तो इस तरह से बोल सकते हैं, या फ्रॉम 100। तो फ्रॉम या आउट ऑफ का मतलब होता है किसी में से ही, तो दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आउट ऑफ एक वर्ड जो है इसको इंप्रूव कर सकता है, तो आउट ऑफ योर सिस्टम लगा देना है इसको, ओके ना। तो इस तरह से देख लीजिएगा। और भी वर्ड है, जैसे आप लोगों को पता होगा अनलेस के साथ आप लोग नोट नहीं यूज कर सकते हैं, बताया था आपको। उसके बाद डिस्कस के साथ अबाउट वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं आप लोग, ओके, ये सब देख लीजिएगा। और डायलॉग इज अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपल, तो ये कन्वर्सेशन होता है, इसको कुछ जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा अगर देखिएगा तो आसान क्वेश्चन था। डायलॉग क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट, प्रीवियस क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मैं जो क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ वो जेएसएससी का अलग अलग एग्जाम का होता है, या फिर एसएससी का एग्जाम का होता है ना, और भी अदर एग्जाम का भी ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन, तो उसको टेंशन मत लीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन तो लाखों करोड़ों बनाया जा सकता है। मोहन टोल्ड टू, अभी क्वेश्चन गलत हुआ ना तो फिर देख लीजिएगा, माफ नहीं किया जाएगा। मोहन टोल्ड टू सागर दैट ही वॉज लुकिंग वेरी पेल, कहाँ पे एरर है? वेरी पेल में। सागर दैट ही, मोहन टोल्ड टू या फिर वाज लुकिंग, पता चला मोहन टोल्ड टू में होगा, एरर है। क्यों? क्योंकि टोल्ड के साथ में बताया था, टोल्ड जो है से एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है। यह जो है से अपने साथ टू नहीं लेता है भाई, अपने साथ जो है से डायरेक्ट जो है से ऑब्जेक्ट लेता है, बताया था, ओके। सेट के साथ टू तब जाकर ऑब्जेक्ट लेता है, क्योंकि से जो है से वर्ब इंट्रांजिटिव यानी कि कर्म क्रिया है, तो ये अपने साथ टू लेने के बाद ऑब्जेक्ट लेता है। बट टोल्ड के साथ ऐसा कहानी नहीं है, वह जो है से डायरेक्ट अपने साथ जो है से ऑब्जेक्ट लेता है, क्योंकि यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टू नहीं लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहीं से टोल्ड टू कर दिया था, और इस तरह से अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर पढ़े होंगे तो बहुत क्वेश्चन आया होगा इस पर, जो कि आपको क्वेश्चन में देता है कभी कभी, और अलग दूसरा ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यह एक इनडायरेक्ट स्पीच का ही एक वाक्य है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डिलीवरी, स्टेशनरी, डिक्शनरी या फिर वॉलंटरी। अभी स्टेशनरी का बताया था कि स्पेलिंग सही है, डिलीवरी, डिक्शनरी या फिर वॉलंटरी, सारा स्पेलिंग सही है, गलत स्पेलिंग है डिक्शनरी का। DICTIONARY होता है, न कि ERY, इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट में ए होता है, ई नहीं। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है अलग अलग एग्जाम में। क्वेश्चन 25 है, एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो कि जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, यानी कोई ऐसा चीज़ जो कि मृत्यु कारण बन जाए उसको फैटल बोलते हैं ना, ध्यान रखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। फैटल बोला जाता है जो कि मृत्यु तक आपको ले जाए, उसको फटल बोलते हैं, घातक। ओमिनस का मतलब क्या होता है? ओमिनस का मतलब होता है ना कोई जो अशुभ चीज होता है उसको, इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, थ्रेटनिंग ना, एक थ्रेटनिंग वर्ड इसको याद रखिएगा। स्केरी मतलब भी थ्रेटनिंग होता है, कोई चीज़ भयभीत करने वाला, और सीरियस मतलब जानते होंगे गंभीर होता है। फैटल हो गया इसका सही आंसर। ओमिनस, स्केरी सबका मतलब थ्रेटनिंग मतलब कुछ होता है भयभीत करने वाला, कुछ ऐसा चीज़ जो अशुभ आपको लगे, उसको बोलते हैं ओमिनस। वाइटल मतलब क्या होगा? क्रिटिकल, ट्रिवियल, मैनुअल या फिर क्रूशियल। इसका आपको एंटोनिम पूछा है ना कि सिनोनिम, तो वाइटल मतलब होता है क्रूशियल रोल प्ले करना, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रिवियल हो जाएगा ना, इसको देख लीजिएगा। जैसे आप लोग बोलते होंगे कि अगर ना बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है, यानी कि मुख्य भूमिका अदा कर सकता है, क्रूशियल रोल, वाइटल रोल, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रिवियल। यहाँ जो वर्ड क्रूशियल लिखा हुआ है यह इसका एंटोनिम हो जाएगा, ओके। अब क्रिटिकल मतलब तो सीरियस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मैनुअल कोई चीज़ का सूची होता है आप लोग, कोई भी चीज़ का। क्वेश्चन 27 में एंटोनिम बताना है प्रीकेरियस का, इसका क्या होगा? सेफ, डेंजरस, अनसर्टेन या फिर पेरिलस। प्रीकेरियस मतलब खुद होता है कोई चीज़ ना एक डेंजरस या जो आपके लिए ठीक ना, उसको प्रीकेरियस या डेंजरस बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेफ। एंटोनिम पूछा है ऑपोजिट मीनिंग, यहाँ पे देख लीजिए, जो डेंजरस है, पेरिलस है और प्रीकेरियस सब एक दूसरे का सिनोनिम हो जाएगा ना। एंटोनिम पूछा है तो सेफ हो जाएगा इसका। अनसर्टेन मतलब तो कोई चीज़ जो सर्टेन ना हो, ओके। क्वेश्चन 28 है थ्रेट।
थ्रेट का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिनोनिम बताना है, सजेशन, प्रूफ, अटेंशन या फिर रिस्क। कोई चीज़ अगर थ्रेट है यानी कि रिस्की है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखा जाए, सी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला एट द ऑफिस, किस पार्ट में एरर है, नो एरर है या फिर हर अम्ब्रेला पार्ट में एरर है, हर्स अम्ब्रेला पार्ट में एरर है या फिर सी लेफ्ट में या फिर एट द ऑफिस। एरर है बी में, हर्स अम्ब्रेला यूज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर्स जो है एक तरह का क्या है, प्रोनाउन है, और हर जो होता है एक तरह का एडजेक्टिव होता है। तो इस वाला जो सीगमेंट है ना, हमको यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए ना कि प्रोनाउन चाहिए। जितना भी स्पेलिंग देखते होंगे बड़ा वाला वह प्रोनाउन होता है, और जो छोटा स्पेलिंग होता है वह एडजेक्टिव होता है। जैसे बात कर रहा हूँ हर्स और हर में, देयर्स देयर में, ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। योर योर्स में, आवर आवर्स में, इस समय अंतर क्या है। तो जो बड़ा स्पेलिंग होता है ना, जो बड़ा स्पेलिंग वो प्रोनाउन होता है, और आपको प्रोनाउन आपको पता होगा किसी नाउन के लिए आता है। तो प्रोनाउन के साथ आप लोग जो है एक साथ जो है नाउन के साथ प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, यानी कहीं भी हर्ष आएगा ना तो इसका मतलब है कि ये जो है इसके बाद कोई नाउन आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अम्ब्रेला एक नाउन है, तो अम्ब्रेला के साथ हर्ष लगा हुआ है, इसका मतलब हर्ष जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। तो हमको अम्ब्रेला के बारे में क्या बताना है कि अम्ब्रेला उसका है, तो यहाँ पे हमको एडजेक्टिव चाहिए। ओके, तो एडजेक्टिव चाहिए तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हर चाहिए ना कि हर्ष चाहिए। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो माइन जो है क्या है, यहाँ पे लास्ट में जो माइन यूज किया हुआ है यहाँ पे एक प्रोनाउन है। और अगर दिस रहता दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे जो माई है वो आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया। बड़ा स्पेलिंग याद रखिएगा, प्रोनाउन होता है, और छोटा स्पेलिंग होगा वो एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन अपने साथ जो है नाउन नहीं लेगा, तो यहाँ पे अम्ब्रेला नाउन था, इसलिए इस वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। अभी लास्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे दिस बुक या फिर दिस अम्ब्रेला इज हर्स, ऐसे यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 30 है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, एनिवर्सरी है, उसके बाद फेलिसिटेट है, और कंग्रेचुलेशन है या फिर रेस्पॉन्स है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ए होगा ना, एनिवर्सरी, इसमें डबल ए एन होता है, ए डबल एन आई भी ई आर ए से आर आई होता है, लास्ट में ए आर आई होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एनिवर्सरी में डबल एन होता है। फेलिसिटेट बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन भी सही है, रिस्पॉन्स भी सही है। रिस्पॉन्स के लास्ट में अगर एरर बनाएंगे तो देखिएगा रिस्पॉन्स में लास्ट में सी करके दे देंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूज कर जाएगा रिस्पॉन्स में, ओके ना। तो देखिएगा इस तरह से वर्ड आपको दे सकते हैं, तो यहाँ पे एस ई होता है ना कि सी ई। फेलिसिटेट का मतलब होता है कोई कॉन्ग्रेचुलेट करना ही ना। क्वेश्चन 31 देखा जाए, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर पता करना है। नाइदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉइज वाज अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए यहाँ पे नीदर नोर से सेंटेंस से कनेक्ट है, तो नीदर नोर, नीदर यहाँ पे नोर देखने को मिल रहा है, तो नीदर नोर से कोई सेंटेंस अगर कनेक्ट होता है तो जो वर्ब होता है वह नोर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो यहाँ पे नाइदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉइज, वाज नहीं, यहाँ पे वेयर होना चाहिए, तब जाकर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो वेयर वाला पार्ट में एरर हो जाएगा, नहीं जहाँ पे वाज दिख रहा होगा उसी में एरर होगा। तो यहाँ पे सी वाला पार्ट में एरर है, यहाँ वाज नहीं वेयर यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीदर नॉर आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, इधर और आ जाए, उसके बाद जो वर्ब आता है वह सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे एम्प्लॉइज बोल रहा था तो वेयर लगना चाहिए। नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर दिया आज क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा था, 32 को चाहता तो 1 घंटा लग जाता। माइक्रोवेवेंस, इसमें आपको ना एनेक्सेसली अंडरलाइन वर्ड है, तो इसको इम्प्रूव करना है। माइक्रोवेव ओवेंस हीट फूड क्विकली, एनेक्सेसली एंड सेफली, बट डू नॉट ब्राउन और बेक फूड इन द वे दैट कन्वेंशनल ओवेंस डू। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो फूड को क्विकली जो है बना देता है, हीट कर देता है। एनेक्सेसली कहने का मतलब गुस्सा से कर भाई बनाए खाना, मतलब क्या तड़क फड़क करने लगेगा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे नहीं, एंग्रीली वर्ड है, इफिशिएंटली है, ब्यूटीफुली है या फिर एक्सीडेंटली है। असकमात से या फिर गुस्सा से तो कोई मतलब बनता है नहीं। खाना ब्यूटीफुली क्या बनाएगा, कोई घर थोड़ी है कि उसको डेकोरेट करना है। खाना को इफिशिएंटली बनाता है, यानी कि अच्छे तरीके से बनाता है, इफिशिएंटली ना, तो सही वर्ड इफिशिएंटली ही जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन तो इरिलेवेंट लगेंगे आप लोग डालिएगा। तो एनेक्सेसली वर्ड भी इरिलेवेंट है, क्यों? क्योंकि गुस्सा से थोड़ी ना खाना बनाएगा। अब आदमी थोड़ी है कोई थोड़ा सा बोल देगा भाई 4 रोटी ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आटा सानना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। वो ओवन है, उसको जब तक लाइन है तब तक उसको यूज करते रहिए, जब तक खराब नहीं हो जाता है। ओके, तो मशीन का भी इंसान ऐसे ही यूज करता है, जब तक खराब नहीं हो जाता तो उसको छोड़ता नहीं है। चलिए तो केस लिख कर देते हैं इतना पैसा लगाकर। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। तो यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, जो कि JH होता है, और आपका जय झारखंड, झारखंड भी बोल सकते हैं। तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करते हैं, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।